देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात होगी एक अहम इजलास की जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में इजलास हुआ और इस तमाम सूरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत पर बात की गई और जो इस वक्त करंट मामला चल रहे हैं उसको भी काफ़ी और गौर के साथ देखा गया, उस पर बातचीत की गई, जिसमें अहम मसला के इलेक्ट्रिक का जो इस वक्त ही नहीं बल्कि हर साल ही तकरीबन ये मामला देखा जाता है। इस पे इजलास बेतहाशा हुए हैं, बेतहाशा इस पे कमेटियाँ तश्कील दी गई, इंक्वायरी हुई, जवाब तलब किए गए, मगर हासिल उसूल उसका कुछ हुआ नहीं। आखिर में रिजल्ट कुछ उसका निकला नहीं और एक बार फिर से इजलास हुआ और के इलेक्ट्रिक के हवाले से इस पर वाज़ेह तौर पर बातचीत की गई। और दूसरा मामला जो कारोबार खोले जा रहे थे, इसके साथ साथ होटल्स हो गए, शादी हॉल वगैरह हो गए, वो भी खोलने की बात की जा रही थी, उसमें भी इस इजलास में बातचीत की गई। असद उमर को इस तमाम सूरत हाल पर टास्क दिया गया है। इसके साथ के इलेक्ट्रिक का जो मामला है उस पर काफ़ी और गौर किया गया। मीटिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो किस तरह से हल किया जाएगा। एक तरफ जो मौजूदा हुकूमत है वो कराची में एहतजाज कर रही है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, हिसाब किताब के लिए कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ों पे जो खर्चा किया, कितना उनके पास फर्नेस ऑयल आ रहा है, कितनी गैस के ऊपर पैदावार की जा रही है बिजली की, उसका जवाब दिया जाए। दूसरी जानिब वफाक में जो सूरत हाल है इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को दी जा रही है, कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की जो इस्तेदाद कार है उसे बढ़ाने के लिए उसको हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ सपोर्ट की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है। ये थोड़ा मामला कुछ सियासी पेश नज़र के तौर पे देखा जा रहा है इसको। और दूसरी तरफ इसके साथ साथ एमक्यू पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है वो इस वक्त एहतजाज के लिए बात कर रही थी और इस्लामाबाद में भी एक एहतजाज आज था शेड्यूल, अब हुआ या नहीं हुआ इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम के भी रहनुमा मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस तमाम मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमने दावत दी है, सबसे पहले वीर जी कोहली साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इनके साथ साथ तशरीफ फरमा है अरसलान ताज साहब हैं, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं वीर जी कोहली साहब आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले भी लातादाद हमने एहतजाज भी देखे हैं, मुजाहरे देखे हैं, जवाब तलबी के हमने बहुत सारे ऐसे सेशन देखे हैं कि जवाब तलब करेंगे। कहीं पर तो हमने पंडाल सजा हुआ देखा कि हम इनसे जाके पूरा हिसाब किताब लेंगे, फिर एहतजाज होते हैं, उसके बाद इजलास होते हैं और आज भी वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ, उसमें भी दोबारा से के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। क्या लग रहा है आपको इस दफ़ा हल होगा मामला? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। जो मौजूदा गवर्नमेंट का जैसे जब पिछले 2 साल की हम तारीख ले लें तो जो मसला हल नहीं करना होता है या फिर जिसमें अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको लिंगर ऑन करना है। उसमें पहले कहेंगे कि जी इसकी कमेटी बन जाए, जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है, अपनों के नाम आ जाते हैं, फिर कहते नहीं इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए, फिर फॉरेंसिक की बात होती है, जब फिर नाम आ जाते हैं फिर रात रात उनको रुखसत कर दिया जाता है और फिर कहते नहीं ये तो थोड़ा था, असल में हमने 35 साल का करना है। तो जिसको पकड़ना होता है, ये सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट है ना वो सिलेक्टेड एहतसाब चल रहा है, जिसको पकड़ना होता है तो वो जैसे मीर शकील की तरह बहुत सारे और लोग, एक साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 2 साबिक वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, बगैर सबूत के पहले पकड़े जाते हैं, फिर रेफरेंस बनते हैं, उसके बाद सारा कुछ काम होता है। और जो अपने होते हैं जिनको नहीं पकड़ना होता है, पहले तो वो माफिया कहते थे और फिर कहते थे कि हमें पता है कि माफिया कौन है, लेकिन उसके नाम नहीं ले सकते क्योंकि नाम लेने में बड़ा मसला है। तो खैर, तो जिनको नहीं पकड़ना होता है उनको कहा जाता है कि कोई ना कोई तरीके से कोई और कमेटी बनेगी। इस हुकूमत की बात कर रहे हैं या गुज़िश्ता अदवार की हुकूमत? ये मैं पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ। पिछले सालों की ये है, देखो जो कमेटीज बनती हैं, मैं कहता हूँ कि एहतसाब, हम एहतसाब से कभी नहीं भागे हैं, लेकिन यह है कि एहतसाब हो तो साझा हो और सबको एक बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बदनीयती के बुनियाद पे आप देखें, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और BRT जैसे बहुत सारे मंसूबे जिसने खुद गवर्नमेंट ने जाके स्टे लिया, फिर कोरोना स्टे खत्म किया, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आप नेब का रवैया देख लें, एक तरफ वो है जिनके 34 साल पुराने केस से अभी बने नहीं है, रेफरेंस नहीं बने हैं, लोग जेलों में हैं, भुगत रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेब का चेयरमैन की स्टेटमेंट है, नेब चेयरमैन की स्टेटमेंट बढ़कर वो कोई चीज़ नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम हुकूमत की तरफ गिरफ्तारियों की तरफ जाते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये बात है कि जो सिलेक्टेड चीज़ है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट सिलेक्टेड चीज़ जो कर रही है, ये सियासी इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछले 2 सालों की जब इनसे परफॉर्मेंस मांगते हैं ऑपोजिशन में अगर जो नहीं वो तो मुझे बताया ना कि तो फिर क्यों
आपके अदवार में कितनी गिरफ्तारियां हुई थी इसका मामला? मैं सिर्फ अगर के इलेक्ट्रिक की बात करूं, मैं और पॉइंट तो अभी तो हटा आज दूंगा। आज क्या हुआ? मैं सिर्फ अब के मुझे बताएं, अगर अगर आप इनके लोग इन्वॉल्व ना होते तो 2 सेकंड में फैसला हो जाना था और नोर नेब ने जाके बगैर बताए घेर लेना था, या मेडियो फरिया तालपुर को जैसे आधी रात को सारे रूल्स और सारे कानून तोड़ के ईद की रात को जिस तरह 12 बजे गिरफ्तार किया। हालांकि उससे पहले आपको पता है जब नवाज शरीफ जा रहे थे जेल में उडियाला, तो उन्होंने कहा अगर 5 बजे के बाद आया तो हम जेल रूल को नहीं तोड़ सकते, हम जल्दी आ जाए, 5 बजे के बाद आया तो हम जेल में नहीं लेंगे। दूसरी तरफ फरियाल तालपुर देर रात को 12 बजे, उसको पता ही नहीं था, वो घसीट के लेकर जाकर जेल में बंद कर दिया। तो ये मैं कह रहा हूं, अगर चीनी में अगर मुखालिफ पार्टी का कोई बंदा होता ना, 2 सेकंड लगाने थे और वो घर भी नहीं पहुंचता, उससे पहले नेब ने पहुंच जाना था। जब लेकिन आज जब बैठे हैं और पता चला कि हाँ दाल में कुछ काला है, अपने लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, अगला इजलास और बुला दाल तो लेते अभी से हैं। नहीं पक रही ना, ये दाल तो साल से पकती हुई आ रही है। नहीं और तो क्यों नहीं पकड़ा? इस 2 साल की अगर बात जब थोड़ी पता कर रहा है दुनिया ये चीख तो चीख के पीपल्स बता रही है पार्टी के कौन दौर है, में भी किसने थी ना। करप्शन किया, क्यों नहीं पकड़ते के हैं? इलेक्ट्रिक का मामला पीपल्स पार्टी के दौर में था, लेकिन हाँ, कितनी गिरफ्तारियां हुई, देखो मैं ये नहीं कितने लोग हाथ में आए आपने, कितने लोगों के खिलाफ पिटीशन दायर करी, कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को उनकी सीट हम से आज हटाया की गया। बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं जिस तरह ये गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं कि आपने 2 बगैर सेकंड, आपने रेफरेंस 2 सेकंड की बात की, मैंने अगर कहा 2 अपने लोग नहीं होते 2 सेकंड में हो जाता मामला। हाँ। इसी तरह पीटीआई में चले हम मान लेते हैं, अगर है 2 सेकंड के अंदर फैसला नहीं हो रहा, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी होता है। क्यों फिर अगला इजलास, एक इजलास बुलाने में इतना कौम का पैसा खर्च होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो आज इजलास बुलाया था, 2 मिनट में फैसला कर देते, नहीं, उन्होंने कहा कि अगले इजलास और बुलाएंगे और फिर इस पे फैसला करेंगे कि देखें क्या करता है। यहाँ से 2 मिनट आप देख लो, रिपोर्ट तलब की है ना। मैं सलाम ताज आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई एक इजलास इस चीज का फैसला कर लेगा कि इलेक्ट्रिक का जो मामला साल से चलता आ रहा है, हम इतने बड़े हो गए कि इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो आज तक जूं का तूं है। गर्मियों में लाइट जाती है, सर्दियों में कुछ नहीं होता, हालांकि अब तो लॉकडाउन भी चल रहा है, मिल्स बंद हैं, उनके टाइम शॉर्ट कर दिए, उसके बावजूद भी इतना शॉर्टफॉल, उनको गैस मिल रही है, फर्नेस ऑयल मिल रहा है, सब चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है, उसके बाद भी एक तरफ आप उनसे हिसाब किताब लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी जानिब उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उन्हें उनकी जो MMCFD गैस है वो थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, बिजली के इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है मामला चल क्या रहा है। देखें, के इलेक्ट्रिक जो है वो वाकई में एक सर का दर्द बन चुकी है कराची के अवाम के लिए, और ये आज से नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब से के इलेक्ट्रिक में 2002 या 2004 में जब ये निचकारी हुई उसके बाद से आज तक के इलेक्ट्रिक के दौर में कराची के वासियों को सुकून का सांस नहीं मिला। आज मेरे घर में भी 2 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग थी, तमाम पूरे कराची में आज हुई। ये के इलेक्ट्रिक जो है ये गैस भी एक्स्ट्रा लेती है, फिर नेशनल ग्रिड से जो है वो एडिशनल इसको बिजली भी फराहम की जाती है। फर्नेस ऑयल का इन्होंने बहाना बनाया कि जी फर्नेस ऑयल की सप्लाई नहीं थी तो इस वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो भी पूरी हो गई। फिर गैस का इन्होंने बोला वो भी पूरा हो गया, नेशनल ग्रिड से भी बिजली मिल गई। ये ऐसा एक इदारा बन चुका है कि इसने शायद ये तय कर लिया है कि कराची के अवाम को सुकून की सांस लेने नहीं देना। और मैं उसी बात करूंगा, आपने शुरू में बोला ये इदारा सर का दर्द बन गया, इस सर के दर्द की गोली क्या है, हल क्या है? ये पैनाडोल के इससे तो नहीं होने वाला, ठीक है। ये पैनाडोल जो होता है ना वो लें और 6 घंटे का आप रिलीफ ले लें, ये उससे तो नहीं होने वाला। तो किस चीज से इसके लिए इसके लिए ऐसी कोई मेडिकल इनके पास फर्स्ट एड किट कुछ नहीं है कि हम इससे निपट सकें, वफाक के अंडर में तमाम चीजें नहीं है। देखिए सवाल ही नहीं पा रही। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको रिकोडिक की। रिकोडिक का भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कैंसिल हुआ, वो फिर वहाँ पे चले गए थे आलमी अदालत में, फिर वहाँ पे आके फिर अरबों रुपए के फाइन लग गए थे। तो जब आप हुकूमत किसी इदारे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है या कुछ करती है तो उसके फिर आपको देखना होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, बाकी चीज़ें करें, उसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। मैं बतौर PTI के रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत मेरी जमात की है, चाहे कुछ भी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसका इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना भी पड़े, इससे जान छुड़ाई जाए और अल्टरनेट तरीका देखा जाए। और मैं यहाँ तक कहूँगा, छुड़ाएंगे जान, कैसे छुड़ाएंगे? एक तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं, एक तरफ उनको सपोर्ट में कह रहे हैं कि हमें के इलेक्ट्रिक को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए हम सपोर्ट नहीं ऐसी बात, कोई सपोर्ट की बात नहीं। सपोर्ट कौन सी सपोर्ट तो कराची के वासियों को इस वक्त बिजली देने का एक ही इदारा है ना। तो हम क्या के इलेक्ट्रिक की वजह से जो अगर कराची के अवाम को बिजली इससे ना मिलना मतलब ना मिले तो हम कुछ सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हम नहीं है ना, इस वक्त नहीं है ना। हकीकत यही है कि नहीं है। हम ये तजवीज़ कर रहे हैं, कराची के अरकान जो अवाम के वोट से आए हैं, वो ये तजवीज़ कर रहे हैं कि आप कंपटीशन पैदा कर दें, 2 कंपनियां ले आए। आपके टेलीकॉम की भी तो हुई ना, PTCL हुई, बाकी दूसरी कंपनीज भी आ गई। आपको हुआ एक का सर्विस सही नहीं है, दूसरे की लेते हैं। PTCL की सर्विस सही नहीं है, दूसरी लेते हैं। कौन लाएगा? पीपल्स पार्टी लाएगी? नहीं, अभी ये तजावीज़ है ना।
अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट 2022 तक का है। इस दरमियान इसमें बातचीत हो रही है। अभी हुकूमत इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं ना कि इजलासों में पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन काम करने के लिए आपको देखना है कि कुछ नतीजा निकले। इस वक्त हमारी हुकूमत इसके ऊपर बहुत सीरियसली देख रही है। आप देखें कि आज इजलास का मेन मौजू के इलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो इसके ऊपर सीरियस, और 2 दिन का टाइम दिए, ज्यादा टाइम नहीं कि 2 महीने बाद, 2 साल के बाद, 2 दिन बाद क्या रिपोर्ट पेश करेंगे 2 दिन के बाद? क्या 2022 तक हमें रुकना पड़ेगा, बिजली की लोड शेडिंग भुगतनी पड़ेगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता ना कि अभी रिपोर्ट में अब क्या, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं। आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं पावर सेक्टर के ऊपर कि मैं बता सकूं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हाइपोथेटिकली तो मैं बयान नहीं कर सकता, मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूं, बता सकता हूं कराची को क्या होना चाहिए। मैंने जो 2 चीजें अपने पास रखी, मेरी नाकिस राय में 2 चीजें मैंने आपको शेयर की। जहां तक बात है ना मेरे भाई के बातों की, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दे के गए, उस वक्त ये मेरे ख्याल से टोरंटो बना हुआ था शहर, और पूरा सिंध जो है ना मेरे ख्याल से वो कनाडा बन गया था। और यहाँ पे उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने आगे कनाडा से उठा के पेरिस तो खान साहब की हुकूमत में भी आने के बाद बन रहा था। मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, वो काफी देर से वेट कर रहा हूं। उसामा कादरी साहब है, एमक्यू पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। लाइन पे ले, लेकिन आप मुझे वक्त दीजिए। आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि किस तरह से मामला होगा। पीटीआई ने कहा है कि 2022 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर यकीनी तौर पे हमें 2022 तक उनकी जो लोड शेडिंग भुगतनी पड़ेगी। कराची में आप बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, कैसे आपने चीज़ को देखा कि इलेक्ट्रिक का जो आज इजलास हुआ उसको, और दूसरी जानब जो आपकी जानब से पाकिस्तान की जानब से जो एहतजाज शेड्यूल था इस्लामाबाद में, वो क्या रहा, उसका स्टेटस बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी जनाब। मसला ये है कि आज एमक्यूएम के जो अराकीन सूबाई असेंबली हैं, वो आज उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने आकर और मेयर कराची हैदराबाद, मेयर हैदराबाद और दीगर हमारे चेयरमैन जो कराची के हवाले से जो ताल्लुक रखते थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो और एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स, वो तमाम के तमाम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद थे और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये इलेक्ट्रिक के किबले को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। मसला ये है कि हम हमेशा से हर आने वाली हुकूमत जो है वो यही रोना रोती है कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो जो अबराज ने के साथ जो भी एग्रीमेंट किया है वो चीज सामने आनी चाहिए। और नंबर 2 चीज ये है कि उसमें किन लोगों ने इस एग्रीमेंट के ऊपर अपने जाती मफादात के लिए काम किया, उनके हवाले उनके नाम भी सामने आने चाहिए। 1922 तक ये एग्रीमेंट जरूर मौजूद है, लेकिन क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि वो जो है अगर पूरे मुल्क को तारीकी में डुबो दिया जाए तो उस एग्रीमेंट के ऊपर नजरसानी नहीं हो सकती? क्या हुकूमत ने जो उस वक्त जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या ऐसी शिकें मौजूद नहीं है? क्या ऐसी चीज नहीं? वो एग्रीमेंट तो पहले आवाम के सामने लाया जाए, टेक्निकल लोगों के सामने लाया जाए, ताकि वो देखें इस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि 3 साल और 4 साल की जो कहानी बताई गई है, यकीनन एक एफर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत करना चाहती है, कर रही है और होगी कोशिश। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज कराची के लोगों को और सिंध के शहरी इलाके के लोगों को आज बिजली की जो जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। उमर अयूब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमने फर्नेसाइल का भी है, जहाज भी आ रहा है, और वो जो है वो चीजें वहां पर उनको मुहैया कर दी जाएंगी। लेकिन मेरे भाई ये बताएं कि ये चीजें इससे पहले क्यों नहीं डिस्कस हुई? क्या लोगों को पता नहीं था कि जब ये कौन बताएगा? उसामा साहब इत्तेहाद में बैठे हैं आप मौजूदा हुकूमत के साथ, कौन बताएगा ये? अगर आप ही सवाल करते रहेंगे तो जो कराची को ज्यादातर आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची के जो मामलात हैं उनको आप ही उठाते हैं ज्यादातर, अगर आप ही इस तरह सवाल करेंगे तो आवाम किसकी तरफ देखेंगे? सवाल नहीं कर रहा, मुझे फिर ये हक मिलना चाहिए कि अगर अवामी हुकूक के लिए मुझे एहतजाज के लिए रोड पर आना पड़े तो फिर मैं आऊंगा। ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। मैं अपने अवाम को जो है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट कभी भी बेयारो मददगार। तो क्या आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से रोड पे आएंगे, उसामा काजी साहब, आपको लग रहा है आप रोड पे आएंगे तो मामला हल हो जाएंगे? मेरी अर्ज सुन लीजिए जी। क्या आपने नहीं देखा कि सिंध असेंबली के सामने हमारे अराकीन असेंबली कैंप लगाकर बैठे रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे, और उसके बाद अब वो वक्त आ गया, आज हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने उन तमाम अराकीन असेंबली को बुलाकर और सब आए और यहाँ पर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन क्या अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या रह जाता है? हम तो यहाँ एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए बैठने नहीं आए थे।
ये तमाम लोग जो है इस बुनियाद पर आए थे कि जब तक इस मसले को वफाकी हुकूमत हल नहीं करती और केई का वो किरदार सामने नहीं लेकर आती, उस वक्त तक हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन वफाकी वज़रा ने आकर कराची के मसाइल को लिया। लेकिन अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें बारिश का एक कतरा गिरता है कराची में, आपका पूरा कराची के 200 फीडर बंद हो जाते हैं। इतने अफसोस का मकाम है कि उसामा गाजी साहब, ये अफसोस का मकाम अभी से नहीं है, हम 1-2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुज़िश्ता अदवार की बात कर रहे हैं। मैं अभी वीरजी कोहली साहब के पास जाना चाहूँगा। जिस तरह से सईद गनी साहब ने कहा कि अभी स्कूल्स बंद हैं, मिल्स फैक्ट्रीज अभी उनको शेड्यूल रख दिया उनका, अगर वो भी प्रॉपर तरीके से चल रही होती हैं तो कराची में बिजली का बहुत बुरा हाल होता। तो ये हाल पहले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था जब पीपल्स पार्टी थी, और जिस तरह से एमक्यूएम अब एहतजाज करे, पीपल्स पार्टी भी कर सकती थी। नहीं, देखें, इससे पहले ऐसा हाल नहीं था। आज मैं बताऊं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था सिंध सेक्रेटरीट के अंदर, तो वहाँ पर भी 2 घंटे बिजली गई है, 1 घंटा फिर 1 घंटा। तो ये बताएं कि जब सिंध सेक्रेटरीट का ये हाल हो तो मुझे बताएं कि बाकी अब कोई देहात की, मैं कोई थरपारकर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये कराची सिटी में मेरे भाई ने भी एमपीए साहब ने बताया, तो ये पूरे कराची शहर का ये हाल है। इससे पहले इतना लोड शेडिंग कभी नहीं हुई है, खासतौर पर इन टाइम में। तो ये जो हुआ है, आपको शायद याद नहीं है, 18-22 घंटे लोड शेडिंग हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी हम अप्रिशिएट करें, कुछ थोड़ी कम हुई है, लेकिन पहले 18-22 घंटे लोड शेडिंग हुई है। अभी टाइम देखें, नहीं, देखो मैं आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि देखो इस वक्त बहुत सारे मोस्टली इदारे बंद हैं, एजुकेशन पूरे डिपार्टमेंट बंद हैं, बहुत सारे इदारे बंद हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी तक बंद हैं, लोग प्रॉपर नहीं आए वापस अभी तक। तो इस वक्त ये हाल है। अगर वो सारे इदारे चल रहे होते हैं फिर तो यहाँ उसमें आपको बताऊं, बड़ा मेजर मामला जो है के इलेक्ट्रिक का। मैं कोई टेक्निकल पावर सेक्टर पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मालूमात हैं वो ये है कि सस्ती बिजली बनाने चाहती है के इलेक्ट्रिक, ताकि अपने मुनाफे जो है उसको मैनेज कर सके। फर्नेस ऑयल पे महंगी बिजली बनती है, बनाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इनकी ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो और सप्लाई जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये असल मसला है जिसके ऊपर ये मतलब सीईओ साहब कहते हैं 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें बताया था कि हमारे पास इतना कोयला मौजूद है कि हम 2025 तक नॉन स्टॉप बिजली बना सकते हैं। मालूम नहीं वो कब तक बनेगा वो कोयला, वो वाला 660 मेगावाट तो चल रहा है ना अभी। तो इस पे काम क्यों नहीं हुआ? चल रहा है, नेशनल ग्रिड को जा रहा है 660 मेगावाट चल रहा है, हम वही बात कर रहे हैं। कंप्लीट कब होगा? चल रहा है भाई, कंप्लीट हो गया। 660 मेगावाट बिजली कहाँ है बिजली? नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। आप नेशनल ग्रिड की बात कर रहा हूं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। के इलेक्ट्रिक का मौजूद डिफरेंट है। के इलेक्ट्रिक ने अपनी बिजली कोल से 660 मेगावाट बिजली हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, कहां है बिजली फिर? नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। ये मुझे बताएं, आवाम परेशान है, हाथ से पंखा जल रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा अबराज ग्रुप इमरान खान का कोई पता नहीं कौन है। ये कब आया अबराज ग्रुप? 2009 में किसकी हुकूमत थी? 2009 में किसकी हुकूमत थी? फिर वही जाऊंगा। और फिर ये कह रहे मतलब जरदारी साहब नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूं, उन्होंने बोला इमरान खान के दोस्त हैं उनको दिया। भाई आपने इमरान खान के दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया 2009 में? तो आप क्यों दिया ना? नहीं, बात यह है कि बिलावल साहब झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने वालिद साहब से सीख गए झूठ बोलना। पूरा सिंध डिमांड कर रहा है कि आप उनको पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते? आपने दिया क्यों इमरान खान के? अगर बकौल आपके करप्शन, आपने बिलावल साहब की लोग खुल के बात छोटे थे, उनको याद ही नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुल के बात कर रही है कि भाई ये करप्शन हो रही है, आप पकड़े। तो आप वही चीनी वाला काम कर रहे हो कि आप जो मेडिसिन 400 गुना मेडिसिन बढ़ी, उस पे नोटिस 400 गुना मेडिसिन बढ़ी, उस पे नोटिस हुआ, अभी उसका हो गया 2 दिन के अंदर अभी तक मेडिसिन अब कोई भी नहीं बढ़ाएगा, हुकूमत की रेगुलेशन के बगैर। कीमत वही है, बात हो गई। आटे पे हो गया, मतलब हुकूमत जब नोटिस लेगी तो चीज बढ़ेगी। नहीं, जिस तरह से आटे पे नोटिस हुआ तो चीज बढ़ेगी, बिजली पे नोटिस लिया तो 2 रुपए 89 पैसे बढ़े। मेडिसिन की प्राइसेस अब प्रिस्क्राइब करेगी हुकूमत, उसको फॉलो किया जाएगा। पहले ये था कि हर कंपनी अपने तौर पर बढ़ाती थी, अब वो नहीं होगा, ये उसके ऊपर हो गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बात कर रहे थे कि जी इनके तो नोटिस आते रहते हैं, कमेटियां बनती रहती हैं, ये वो। इन्होंने अपने दौर में कितनी कमेटियों के वो तो बेताशा बनी है, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी की क्यों ना बनी करे है, बात, नून क्यों लीग ना भी करे, बेताशा बनी है। आपकी बात नहीं करे। देखिए एग्जाम्पल अपने से स्टार्ट होती है, अपनी बात क्यों करे? आप बात कर ही नहीं सकते, जिसने एक रिपोर्ट शायद नहीं की। आप बात कहते हो, जब आप किसी को कहते हो ये नाअहल है, फिर उसका मिसाल ना दें, फिर आप अपनी कारकर्दगी नहीं, आप फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नाअहल है मामला, जब आप बहस कर तब जाएगा, इन शॉर्ट मेरे भाई कह रहे हैं कि हम नाअहल हैं, तो हमसे पूछो नहीं। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, ये हमारी बातचीत एक काबीना मीटिंग की तरह खत्म हो जाएगी, हमारे नुकात वहीं की वहीं रह जाएंगे। उसामा कादरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि आपके पास कोई हल है इसका? कुछ सॉल्यूशन रखा है आपने? अगर एहतजाज कर लेते हैं, आपको बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, आज मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने जो बात की है
वो मेरा ख्याल ये है कि मेरा पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए और अहबाब इक़्तिदार के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने कराची का मुकदमा और केई के हवाले से जो बात की है, मेरा ख्याल ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब वफाकी हुकूमत को और केई की इंतजामिया को साथ बिठाना पड़ेगा और हमें देखना होगा। अभी जैसे सईद गनी साहब का हवाला दिया जा रहा था, तो उसमें एक बात ये जहन में रख लीजिए कि जब ये हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार थे, उस वक्त उन्होंने के इलेक्ट्रिक के लिए कौन से ऐसे इकदाम किए जिसे अप्रिशिएट किया जाए कि इन्होंने जो है कोई ऐसा कदम उठाया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर कराची के लोग आवाम जो है मसाइल में मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो सिंध हुकूमत हमें कहाँ नजर आती है। सिंध हुकूमत ने अपने गुज़िश्ता 10 साल जो इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, उन्होंने कई का किबला दुरुस्त करने के बजाय उन्होंने उस कंपनी से लेकर वो दूसरा जो एग्रीमेंट किया है उसके नुकात सामने आने चाहिए। हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाने चाहिए थे कि जो उन्होंने उस पर बिल्कुल 0% कोई काम नहीं किया। जनाब वाला आज ये जो है दावेदार बने हुए हैं कि जिन्होंने इस शहर को बर्बाद करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। आज जो है मैं बरमला इस चीज को कहता हूँ कि किसी भी चीज में कोई भी ऐसा मामला जिसको हम उठाकर देखें, उसमें हर जगह आपको पीपल्स पार्टी नजर आएगी कि इसकी बर्बादी में, इसकी तबाही में, इस शहर को बर्बाद। उसामा काजी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यू पाकिस्तान का भी कोलेशन रहा है, ऐसी बात नहीं है, साथ में आप भी रहे हैं उनके, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त सिंध हुकूमत इतनी अच्छी थी कि सिंध हुकूमत ने सारे काम बेहतर तरीके से अंजाम दिए थे। मैं अपनी जाती हैसियत में एक बात कह दूं कि मैं इस हद तक मुखालिफ हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कि अगर शायद मेरे बस में हो तो मैं कभी भी इनको जो है कि इन्होंने जो महाजिर दुश्मनी और सिंध दुश्मनी, सिंध के शहर कराची के साथ जो दुश्मनी का रवैया रखा हुआ है, मेरा ख्याल ये है कि मैं कभी भी उनके साथ जो है किसी चलो ठीक है, ये मामला तो कहीं और चला जाएगा, बातचीत कहीं और चली जाएगी। मैं आखिर में बस आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, कोई सॉल्यूशन आपकी नजर में ऐसा है जो आप 2-3 लफ्जों में इसको डिस्क्राइब कर सकें? मैं बिल्कुल आसान सा सोल्यूशन है कि जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है अबराज के साथ, उसको आवाम के सामने लाया जाए कि इसी को दुरुस्त करने के लिए इसको वफाकी हुकूमत जो है अब ज़बानी कलामी दावों के बजाय अमली इक़दाम करे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है उनको लगाया जाए, और जो अब तक इन्होंने अपने गुज़िश्ता 10 सालों में कराची के लोगों के साथ, आवाम के साथ जो ज्यादतियाँ की हैं बिलिंग में, ओवर बिलिंग में और दीगर मामलात में, जो इसके वायर्स को चेंज किया गया है, उस पर क्या काम किया और उन्होंने 10 साल में कितनी इसकी एक्सपेंशन। ये चीजें तो पीटीआई इस वक्त के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर कराची में एहतजाज कर रही है, वो यही चीजें तो साथ तमाम चीजें मांग रही है। बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। के इलेक्ट्रिक का जो मामला आज वफाकी काबीना में उठाया गया और इसके साथ साथ बहुत सारे जो मुतालबात हैं, जो चीज़ें हैं, जो परेशानियां, सब रखी गई, मगर ज़्यादातर वक्त के इलेक्ट्रिक को दिया गया। 2 दिन के बाद दोबारा से रिपोर्ट पेश करनी है वज़ीर आज़म साहब को। अब देखना ही है कि रिपोर्ट में पेश क्या होगा। क्या बताया जाएगा कि 2022 तक हमें वेट करना है, इस लोड शेडिंग का अजाब हमें सहना है, जिसके बाद कुछ मजीद बात की जाएगी, कोई नया जो सॉल्यूशन है वो सामने लाया जाएगा। उसामा काजी साहब ने कहा है कि तमाम चीज़ें सामने रखें, उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी मीटिंग है वो तमाम चीज़ें सामने रखने के बाद बातचीत हो। किस तरह से मामला हल होगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे नैब की कारकर्दगी के ऊपर, जिस पे बहुत सारे इल्ज़ामात पहले लगाए गए कि नैब काम नहीं कर रहा, करता नहीं है या वो करना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ उसमें कहा जाता है कि अगर उसको कोई शवाहिद मिलते हैं, कोई सबूत मिलता है तो उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके बाद उसकी तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से फाइल की जाती है और पहले से गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाता है कि फ़लाँ केस में गिरफ्तार किया गया, इसको फ़लाँ केस में पकड़ा गया है, क्या है इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हमने जब्त करनी है, मुंजमद करनी है। इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी? कुछ ऐसा ही आज देखा गया। एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है कि हमने वज़ीर आज़म के खिलाफ एक रेफरेंस नैब में दरख्वास्त दायर करी है रेफरेंस के लिए। किस तरह से, किस बेस के ऊपर की गई है वो भी बात करेंगे, और जिस तरह से मामला सामने रखा गया था, इससे पहले भी मुतादिद बार कहा गया कि हम जा चुके हैं, जाना चाहते थे मगर जाते जाते रुक जाते थे, कि काश ये लोग बेहतर तरीके से अच्छे हो जाएं या सही हो जाएं, इनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाए। एहसन इकबाल साहब ने कुछ ऐसा ही कहा, और जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि नैब क्या चेहरा देख के कार्रवाई करती है या केस देख के कार्रवाई करती है, किस तरह से होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नैब किस तरह से पेश आती है, एहसन इकबाल साहब ने ये दरख्वास्त दायर की है। क्या होगा इस पे, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वीर जी कोहली साहब मौजूद है। वीर जी साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा, उसके बाद रसलान ताज की तरफ जाऊँगा। क्या वाकई आपको लग रहा है कि नैब कारकर्दगी अपनी दिखाएगा इस मामले पर, जब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ है?
देखें, मैं पहले ये जुमला बता चुका हूँ कि नैब कह चुका है कि अगर हम उस तरफ जाते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि अब हमारी सारी जो है ना वो डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ है। इट मीन्स के पहले हवा का रुख कि हमारा तब्दील हो गया अब गवर्नमेंट की तरफ, इट मीन्स के वो हवा के रुख पर चल रहे थे। अब जब रुख तब्दील हुआ तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई कि अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। इट मीन्स कि हम नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या आपको लग रहा है किस सेंस का है? मैं ये कहता हूँ कि जो नैब है वो इसी तरह सिलेक्टेड है जैसे मौजूदा गवर्नमेंट, उन्हीं की डायरेक्शन पे, क्योंकि पहले स्टेटमेंट आती है, या कोई वफाकी वजीर आके स्टेटमेंट देता है, या हमारा वजीर आजम स्टेटमेंट देता है कि मैंने कल ये कर दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई इदारा है तो आप क्यों ऐसे सुल्तान राही बने फिरते हो? आप इदारों पे छोड़ दो कि भाई इदारा है, जो भी करे, मुझे क्या पता क्या करना है। लेकिन वो पहले स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन ये होता है। राणा सनाउल्लाह के केस में भी यही हुआ, उन्होंने कहा कि मैं मूंछों के पकड़ के इसको मैं जेल में डालूंगा, अगले दिन उसके चर्च वो हीरोइन आफीम पता नहीं क्या निकल आया और वो जेल चला गया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, इस तरह आप इदारों को बदनाम करते हो, इदारों को ख्वार करते हो, और इदारों को मजबूर करके, जिस तरह उसकी वीडियो टेप निकली, सारा कुछ पता है आपको, आप सीनियर लोग हैं, तो ये इदारों को हाथ पैर बांध के जिस तरह काम करवा रहे हैं, या फिर अपने सेलेक्टेड उनके साथ जो एहतसाब करवा रहे हैं, ये हमें नहीं लगता कि कोई क्या कहते हैं इक्वल बेसिस पे, ये बराबरी के बुनियाद के खिलाफ जो नैब ने काम किया, तो आपको लग रहा है कि हाथ पैर बांध के करवाया? कौन सा कोई भी कोई एक नाम बताएं? नहीं, अपोजिशन का तो टोटली सिलेक्टेड है, उसकी छोड़ दें। लेकिन गवर्नमेंट का देखें, गवर्नमेंट का, अपोजिशन का तो सारा सिलेक्टेड है ना, वो तो अभी तक रेफरेंस बने नहीं है। जो इनके खिलाफ बोलता है, मौजूदा गवर्नमेंट के जो नाकामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो गलत फैसले हैं, जो अवाम भुगतेगी, हमारा मुल्क रियासत भुगतेगी, उसकी जब बात करता है कोई भी हो, चाहे वो मीडिया का बंदा हो, मैंने कहा ना कि वो मीर शकील 34 साल पुराना केस, वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, रेफरेंस नहीं बन रहा अभी तक, लेकिन बंदा जेल में बैठा हुआ है। तो भाई ये जब पहले बना तो लो यार, रेफरेंस बना लो, फिर सबूत दे दो लोगों को, हो सकता है वो बेल में चला जाए, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती आप जेल में डाल दो। लेकिन आप एक तरफ ये है कि आप जो पता नहीं कितने रेफरेंस बने हुए हैं, और उनके खिलाफ भी हैं जो आपने खुद वजीर आजम साहब कहते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, और वो आज स्पीकर हैं, कोई रेफरेंस नहीं है, सब कुछ बरी है। और इसके अलावा मैं आपको 50 लोग गिनवा सकता हूँ क्या कहेंगे जो हुकूमत के अंदर आ जाता है, क्या कहेंगे जो एहसन इकबाल साहब ने जो हुकूमत के अंदर आ जाए दूध में धुल जाता है, कुछ भी नहीं होगा। ये टेस्ट केस जरूर है, कम से कम कुछ ना हो तो वो किसी का शेर ना कि अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। अगर हम इसको ये देखें कि जिस तरह से एहसन इकबाल साहब ने दरख्वास्त दे दी है, अब वो शायद ये देखना चाह रहे हैं कि नैब काम कर रही है नहीं कर रही है, वो कारकर्दगी दिखा सकती है नहीं दिखा सकती अगर वजीर आजम के खिलाफ कुछ काम करे। हसन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई ऐसा है कि जिस तरह से दीगर अपोजिशन के हवाले से विरजी गोयल साहब ने कहा कि रेफरेंस नहीं है, गिरफ्तारी पहले हो गई, होगा कुछ इस पे? देखिए, एक तो बड़ी मजाका खेज आज एहसन इकबाल साहब ने काम किया है, शायद अजीब व गरीब सी बात है कि इसी तरह है कि मैं आपके खिलाफ केस करूं, बोलूँगे तो मीडिया के लोगों के खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं है। भाई मेरिट बताएं ना केस के मेरिट बताएं। क्या इमरान खान ने कोई ठेका लिया था, पैसे कट रखे थे, किकबैक लिए थे, जैसे वो कराची केस है फ्रांस वाला, सबमरीन वाला जो 1996 का था, 24 साल बाद आज उसका फैसला आया है, अरबों रुपए उसमें जुर्माना दिया है। जो शख्स जिसके खिलाफ आया है वो 90 साल की उम्र का है। जो शख्स पाकिस्तान की तरफ से था, फसी बुखारी, वो इतना बड़ा ज़बरदस्त नैब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लगाया था, नैब का चेयरमैन जो कि फ्रांस कह रहा है कि वो किकबैक लेता था, और इन्होंने उसको लगाया था, और वो भी एक्स आर्मी था। एक्स आर्मी के बंदे को आपने नैब का चेयरमैन लगाया था, तब सही था सब। और तो ऐसे अभी जो नैब का चेयरमैन वो जिसने लगाया आपने उन्हीं के खिलाफ, फिर तो ये देखा जाएगा। मैं तारीख याद करा रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं ना कि जी 30 साल पुराने केस को लेके आ रहे हैं। फ्रांस में अभी फैसला है, पिछले महीने का आया है, सबमरीन वाला केस, किकबैक लिए थे 10%, मिस्टर 10% कहाँ से बना था? उससे बना था 1996 वाला जो केस है, कराची केस। फसी बुखारी साहब नैब के चेयरमैन थे, एक्स आर्मी थे, तब तो दर्द नहीं हुआ इन्हें। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आएगा तो पता चल जाएगा। भाई क्यों आएगा फैसला? कोई केस है, कोई मेरिट है, इमरान खान के खिलाफ केस आएगा। चले जी, नैब तो बदतरीन इदारा है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपकी दोनों की हुकूमतें चली गई, आप दोनों ने उसको सही नहीं किया। आईनी हम तो आज उसका कानून के हिसाब से बना हुआ है ना, एक्ट है ना, नैब का कानून बना हुआ है ना, उसके लिए तो हमारे पास अभी मेजॉरिटी है नहीं, ग्रेटर मेजॉरिटी तो है नहीं हमारे पास 70% दोनों हाउसेज में। आपके पास तो थी, चेंज कर लेते, बेहतरी ले आते कानून। आप बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम तो
इनएक्सपीरियंस लोग हैं, आप तो बड़ी बड़ी हुकूमतें आप कर लेते ना, कानून सबसे बड़ा है, नहीं कर लेते, उसके बाद फिर कोई आता है इसमें। कानून में तब्दीली ले आते इकबाल ना। साहब ने नारोवाल किसने स्पोर्ट रोका? सिटी के बारे में बेस बनाई है कि बैनुल अक़वामी फजूल बॉर्डर किस्म से की बात 800 मीटर फासले पर मंसूबा शुरू किया गया, भाई जिसे रोका उसका गया। इमरान खान से ताल्लुक क्या है? तकरीबन कुछ 86% उस पर फंडिंग हो चुकी थी, उसे रोका गया। इमरान खान ने क्या किया है? खान साहब का इनाम दिया उन्होंने, देखिए, खान साहब ने इन्होंने रोकने का ऑर्डर दिया। क्यों? एक अगर वजह? प्रोजेक्ट अगर 6 अरब का नुकसान हुआ उसमें, 6 अरब का नुकसान, 6 अरब छह अरब अच्छा का खासा नुकसान 25 भरा है। अरब रुपए का K4 का मंसूबा था, 650 MGD पानी आना था। कब स्टार्ट हुआ था? 15 साल हो गए, 25 अरब से स्टार्ट हुआ था, आज 150 अरब पे खड़ा हुआ है। बात ये लोग कर रहे हैं K4 पे, ये बात कर रहे हैं 25 अरब से स्टार्ट हुआ, 25 अरब से। बीआरटी का भी अरे देख लें, मतलब ये क्या बीआरटी बात का भी देख लें फिर। बीआरटी का मैं बता देता हूँ, 2017 में स्टार्ट फिर हुआ। आपने क्यों स्टे लिया था? क्यों कोर्ट चले गए थे? करने देते हद साहब, वेलकम करते मैं उनको। बीआरटी बताता हूँ, आप K4 भी बताइए। यहाँ ब्लेंट्री कर अब देते, आपने फॉरेन सवाल फंडिंग पूछा, करते, क्यों मैं नहीं? जवाब दे देता हूँ। हर जो बात आती है मैं उस पे आप जवाब दे स्टे रहा ले हूँ। लेते हो, नहीं मैं और बड़ी जवाब दे रहा शराफत से आपको स्टे हूँ, मिल मैं जाता जवाब है। दे रहा हूँ यार, जवाब दे रहा हूँ। बीआरटी 2017 में स्टार्ट हुआ, 2018 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन पीरियड के दरमियान में, इलेक्शन से पहले और बाद में 3-3 महीने तरक्याती काम चलता नहीं है, ठीक है। सही। बीआरटी का मंसूबा एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से है। इस पे हुकूमत का जो भी मामला है, और मैं तो फिर भी कहता हूँ अगर किसी बंदे का उसमें कोई करप्शन, कोई नाअहली भी है, लटका दें चौक पे, पेशावर चौक पे लटका दें आप, स्टे खुद जाके गवर्नमेंट ने लिया है। लटका दे। आप मुझे K4 लटका बताएं ना, देना, क्यों लोगों को 2017 बेवकूफ में, बनाते हो यार? हम ऐसे नहीं करो। 2020 में जो 2017 हकीकत में लोगों के सामने रखो, वो आपके आपने स्टे लिया है कोर्ट में, मैं ये बात करूंगा, आपकी मैं इसी की बात करूंगा। 2017 का और कोर्ट ने दे दी। 2017 का बीआरटी स्टार्ट हुआ है, 2020 में खड़े हैं, तकरीबन 1 साल आपका इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ। दूसरा ये कि उसकी जो लेंथ है वो कराची के प्रोजेक्ट से ज्यादा है। आप उसको जो मैच करते हैं ना कराची में, आपके K4 के मंसूबे को 15 साल हो गए। क्यों लिया? मुझे बता के स्टे क्यों अरे लिया? हमने स्टे लिया था ना, क्यों लिया? आपने स्टे लिए बगैर क्यों लिया? 15 साल गुजार दिए क्यों लिया K4 को। स्टे? क्यों? इंक्वायरी चल कराची रही थी ना, क्यों दुश्मन, नहीं लिया? कराची दुश्मनी में, पीपल्स पार्टी के कराची आप दुश्मनी करा ले, में आप जब हर चीज आप पता आप नहीं आज लिख से के, मैं 25 आपको दे साल रहा हूं, 35 साल पुराना कर रहे हैं, तो आप ये भी इंक्वायरी करा लें। सीएम साहब को इदारे बोले, सारे आपके मैं पास है, आपको दे करवा रहा लें हूं, इंक्वायरी। आप सीएम साहब को लिखे, बोले वजीर आजम को बहुत लेटर लिखने का शौक है उनको, लेटर लिखे कि वाटर बोर्ड को वफाकी हुकूमत अपने अंडर ले ले और K4 का मंसूबा हमसे नहीं हो सकता, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। ये है कराची दुश्मनी, हम ले लेंगे, कि हम आप यहाँ पर लेंगे। पानी, यहाँ पर पानी भर जाए, वफाक को दे दो, यहाँ बारिश आ जाए, वफाक को दे दो, खर्च रहा है, वफाक को दे दो, पानी नहीं चल रहा है, वाटर बोर्ड वफाक को दे दो। वाह वाह, तो बाकी 3 सूबे तो ठीक कर दो आप, बात कर रहा हूँ, बाकी 3 सूबे तो ठीक कर दो, उसके बाद वाटर बोर्ड पे आ कराची जाओ। दोस्ती, यार ये क्या बहुत सारे जुमले हैं हमारे पास। क्यों नहीं कराची बनाया दुश्मनी, कराची दोस्ती, आपके ही जुमले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कराची दुश्मनी है, कराची दोस्ती है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे जुमले हैं। अभी आपने कहा कि कराची दुश्मनी में नहीं करा, चलता रहने दिया। कराची दुश्मनी में, कराची दोस्ती में जो कराची को देना था कुछ 162 अरब रुपए कुछ थे, 162 नहीं आए। अरब, हाँ, कितने आए इसमें से? वो कराची दोस्ती में दे सकते थे। सिर्फ ये नहीं, जब वजीर आजम यहाँ पर आए, थरपार कर गए, उन्होंने कहा कि जी मैं बस, उस वक्त कहत थी थरपार, खौफनाक कहत थी। उन्होंने कहा कि मैं 4 यहाँ से बड़ी एम्बुलेंस, जो मोबाइल एम्बुलेंस होती हैं, जो मोबाइल क्लिनिक होती हैं, जो बड़े ट्रक टाइप, सही। उन्होंने कहा कि जी 4 में अभी ऐलान करता हूँ। थर के लोग बेचारे थे, उन्होंने तालियां वालियां बजाई। उसको 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1.5 साल उसको हो गया। उसने क्या कहा नहीं कि था वहाँ पे, क्या था? वजीर आजम साहब जब वहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल जो है किस वो चीज़ के 4 में उस वक्त कहत थी थरपार में, 4 एम्बुलेंस मतलब जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत एम्बुलेंस देने में नाकाम हो गई, तो जाके वजीर आजम ने बोला एम्बुलेंस दूंगा। जाऊं ऐलान किया। वजीर आजम साहब तो कराची में भी आते हैं, वहां ऐसी पर बात आए, नहीं है, अगर आ रहे हैं, नहीं अच्छी बात है, नहीं, good faith वो बात वजीर है। आजम बंद करनी है, नहीं, जब कराची 10 आते तो वजीर आजम नहीं होते हैं। 10 साल की जब वो पीपल्स कराची पार्टी आते हैं तो वजीर आजम नहीं होते, वो पीटीआई के सदर बन के आते तो हैं। जाके वजीर आजम ने ऐसा announce नहीं किया। होता। वजीर आजम जब आपने किसी शुक्रिया, सूबे में आपने जाता है confess तो किया। वहां उस पर लाजमी होता है कि वहां उसके जो वजीर आला जो होता है, जिस भी सूबे में जाए, एक वजीर आजम जब किसी सूबे में जाता है तो उस पर लाजमी होता है आईनी तौर पर कि आप उसके वहां के सूबे के वजीर आला के साथ मिलें। लेकिन वजीर आजम बताएगा, इमरान खान आता है, कामयाबी जब इमरान खान आता है तो वहां पीटीआई का सदर बन के आता आपका है, वजीर होना आजम बन के चाहिए, सूबे वहां में पे नहीं आता सीएम है। की जिम्मेदारी है, उसके रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि बिल्कुल वजीर आएगा। आजम है, वो खुद जाएगा। नहीं, ये थोड़ी नहीं मैं आएगा। फोन करके बोलूंगा, उसको मिस कॉल बताना लेके पड़ेगा, भाई आ वो जाओ, एक ऐसा प्रोविंस नहीं का है, हेड है, उसको आना उसको पहले चाहिए। आपको बताना पड़ेगा, अभी मैं आता हूं, आपने पूछा आप कराची शेड्यूल के देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी 162 होता है। अरब रुपए पे
162 अरब रुपए की इसी डिटेल जो तमाम है मैं मामले आपको पे देता जिस हूं। मैं आपको दे रहा हूं जिस ना। पार्टी ने ये दिया है उसी से बात कर लेते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब है हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनसे ही मजीद जान लेते हैं। गौस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। एहसन इकबाल साहब ने आज एक रेफरेंस पे दरख्वास्त दायर की है, क्या होने जाएगा, कुछ होगा इस पे? क्या आपने नैब की कारकर्दगी मालूम करने के लिए रेफरेंस दायर किया? अगर कामयाब हो जाते हैं तो नैब अच्छा होगा, नहीं होते हैं तो दोबारा से नैब के खिलाफ इल्जामात और बातें शुरू होंगी? देखें जी, हमने बिल्कुल आसिफ इकबाल साहब ने रेफरेंस दायर किया है, और अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये नैब एक्सपोज होगी। और इसी तरीके जो हमारा जो एक बयानिया है कि जी नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको वीडियो वगैरह दिखा के उसको तकवीत मिलेगी, तो ये एक टेस्ट केस है। हम आवाम को तो सारी चीजें बताना चाहते हैं कि मुल्क में किस किस्म का एहतसाब हो रहा है। हमारे खिलाफ जिस किस्म का एहतसाब हुआ और 2-2.5 साल से शुरू है, और हमें जैसे सजाएं दी गई कामे की, पनामे की वजह कामे में दी गई, और नवाज शरीफ को जेल में रखा गया, और जिस तरह जाजिब साहब ने, तो मतलब ये उन सजाओं को जांचने के लिए कि वो सजाएं सही दी गई थी या गलत दी गई थी, इस हवाले से वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर हो कि अगर इनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई होती है, नैब कामयाब कार्रवाई करता है, तो जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई वो बेहतर थी, वो अच्छी थी, वो बिल्कुल सही थी? नहीं, हम तो जिस साहब के कभी खिलाफ नहीं रहे, हम तो जितना साहब सबका हो। अब हम देखते हैं कि नैब करता क्या क्या, नैब इतनी जरूरत है हमारा नहीं ख्याल के नैब हुकुम उसके खिलाफ जाएगा। इसके बाद आप देख चुके हैं कि जब शुगर का माफी के तौर पे, तो जब वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी थी ना शुगर की, ठीक है गौस साहब, नारवल स्पोर्ट्स सिटी का बेस बनाया गया है और 86% कहा था कि उसकी फंडिंग पूरी हो गई थी, बाकी रोक दी। कुछ 6000 अरब का ये वो था मंसूबा। जितना नुकसान हुआ है, मुतालबा क्या है? नुकसान पूरा करने के लिए है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है, या इस मंसूबे को दोबारा रिन्यू करने के लिए है, कंटिन्यू कर सकें इसको? किस मंसूबे की आप बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात मैं इस रेफरेंस की बात कर रहा हूं जिसमें नारवाल स्पोर्ट्स सिटी को भी बेस बनाया गया है और उसमें कहा गया कि उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ, 86% इसकी फंडिंग मुकम्मल हो चुकी थी। मुतालबा क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कार्रवाई के अंदर? पैसे होने चाहिए, कंपनसेट हो, इस चीज को कंटिन्यू रखा जाए मंसूबे को, होगा क्या? क्या कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए? क्या मुतालबा है आपका? नहीं, हमारा मुतालबा ये है कि जब इनको इंक्वायरी होगी तो उससे पता चलेगा था किसके जुर्म किसका था। क्या असर इकबाल को जो सजा दी गई, क्या वो सजा जायज थी या क्या नजायज या नजायज थी? और इकबाल साहब ने जी कहा है ना कि जी आप जिसको मेयर पे ब्लेम लगाए, ब्लेम ये भी लगाया कि जी बॉर्डर से जो 800 मीटर के फासले पर है, हालांकि फासला बहुत ज्यादा है। और उन्होंने डीएचए की मिसाल दी कि डीएचए का फासला बॉर्डर से स्टेडियम का फासला उससे ज्यादा है। तो इस किस्म की चीजें वो करके हम चाहते हैं कि वो जो मंसूबा है किसी तरीके से जो है दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है, किसी तरह दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो इसमें मुलविस है जिसकी वजह से हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक था। वीरजी कोहली साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम आप आए, आपने वक्त निकाला। अरसलान ताज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। एहसन इकबाल साहब ने तो रेफरेंस दायर किया है, अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है या जो मुतालबा उनका है कि मंसूबा दोबारा से शुरू किया जाए या उसको कंपनसेट किया जाए, जितना नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। क्योंकि ये जो पैसा है ये गरीब आवाम का पैसा है, और गरीब आवाम का पैसा किसी भी तरह से, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, तो इस तरह से क्या खाया जा रहा है पैसा, क्या ब्लैक तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे को, होगा क्या? नैब क्या कार्रवाई करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।